नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 जून 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो along with its PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. पहला प्रश्न है, विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस नैनीताल के स्वामित्व वाले देवस्थल वेधशाला परिसर ने अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की है। हिमालय में 2450 मीटर की ऊंचाई से इसका उपयोग करके क्षुद्रग्रह, सुपरनोवा, अंतरिक्ष मलबे और अन्य सभी खगोलीय पिंडों को देखा जाएगा। पहले निर्मित टेलीस्कोप या तो उपग्रहों को ट्रैक करते थे या सैन्य उद्देश्यों के लिए तैनात किए जाते थे। ILMT देवस्थल में बनने वाली तीसरी दूरबीन सुविधा होगी। पुनीत सागर अभियान के नवीनतम चरण की शुरुआत किस संगठन द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC। इसका आयोजन 30 मई से 5 जून तक किया गया। पुनीत सागर अभियान की शुरुआत NCC द्वारा नदियों और झीलों सहित समुद्र तटों एवं अन्य जल निकायों में मौजूद प्लास्टिक तथा अन्य कचरे को साफ करने, समुद्र तटों व नदी के किनारों को साफ रखने के महत्व के बारे में स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। NCC का गठन 1948 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कई बार स्टैटिक पोर्शन से संबंधित ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और NCC किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? रक्षा मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने पहली बार स्विट्जरलैंड के लुसान में आयोजित इस प्रतियोगिता में फाइनल में भारत ने पोलैंड को 6-4 से हराया। टूर्नामेंट में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारी। 5 टीमों की यह टूर्नामेंट थी। हॉकी 5S बहुत तेजी और उच्च कौशल के साथ खेला जाने वाला हॉकी का नया एवं छोटा प्रारूप है। कुल 20 मिनट के इस मैच में दोनों टीम्स में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज किस राज्य में की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने 1 सदी से भी अधिक समय बीत जाने के बाद अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में एक दुर्लभ पौधे की खोज की है, जिसे भारतीय लिपस्टिक पौधे के नाम से जाना जाता है। देखने में लिपस्टिक जैसा लगता है। इस पौधे की खोज सबसे पहले वर्ष 1912 ईस्वी में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री स्टीफन टॉयन डन ने की थी। यह खोज एक अन्य अंग्रेज वनस्पति शास्त्री इसहाक हेनरी बार्किल द्वारा अरुणाचल प्रदेश से एकत्र किए गए पौधों के नमूनों पर आधारित थी। इसके जो कोरोला होते हैं ना, इस पार्ट को कहते हैं फूलों के, ट्यूबुलर रेड कलर की होती है और इसीलिए ये लिपस्टिक जैसा आकार रखता है। तो 1912 में खोज की गई थी, अब 2022 में फिर से मिला है, यानी 100 वर्ष से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस भारतीय मूल के लड़की ने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरिनी लोगन। टेक्सास अमेरिका में रहने वाली हरिनी ने, जो कि 8वीं कक्षा की छात्रा है, प्रतियोगिता के दौरान 90 सेकंड के स्पेल ऑफ में 22 शब्दों की सही स्पेलिंग बताई तथा प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम की। हरिनी ने इस जीत से $50,000 का पुरस्कार जीता है। यह इनाम राशि मेरियम वेबस्टर एवं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से अतिरिक्त रूप से दी जाती है। वहीं डेनवर के 12 वर्षीय विक्रम राजू को दूसरे स्थान का पुरस्कार मिला है। जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको MPN एकेडमी करंट अफेयर्स PDFs की आवश्यकता क्यों है। MPN एकेडमी PDFs ही क्यों? दोस्तों, हमने करके दिखाया है। पिछले 3 वर्षों में
4 महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं और उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2020 में 27 दिसंबर को, जिसमें से 41 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स सेक्शन से। 36 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस कितना रहा? 87.80%। 2021 में बीपीएससी द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो हमने सेकंड बेस्ट एग्जाम को लिया है बिहार एसआई प्रीलिम्स एग्जाम 2021। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 36 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 31 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा 86.11%। यह एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था। 2022 में 2 परीक्षा हुई है। एक परीक्षा तो रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है पेपर लीक के कारण से। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2022 8 मई को यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 प्रश्न करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछे गए थे। 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.77%। अभी रिसेंटली बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई है 15 मई को, जिसमें 35 करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 4 परीक्षा में 85% से ज़्यादा प्रश्न एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से टैली हुआ है। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स क्वेश्चन और एमपीएन एकेडमी में कहां से टैली हुआ है, पूरे प्रमाण के साथ वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपीएन एकेडमी और इस प्रकार से ये लोगो दिखेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम देने वाले हैं या 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में रिसेंट ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न का पता चलेगा। साथ ही साथ एमपीएन एकेडमी पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल आपको करना है, ये भी पता चलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन पीडीएफ कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए, 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। इसमें आपको 50 पीडीएफ मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 पीडीएफ मिलती है, तो 12 महीने का 48 पीडीएफ हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में। ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें एमसीक्यूज भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने के 12 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप 1 साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्जाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक। तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें, तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा। एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर। वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। जून 2022 के प्रथम सप्ताह में परमाणु हमले में सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। यह परीक्षण 6 जून को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से की गई। यह मिसाइल 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम जमीन से जमीन पर प्रहार करती है। इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर है, 1.5 मीटर चौड़ी है और
17 टन इसका वजन है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अग्नि प्राइम अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों में यह नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। यह एक कनस्टर आधारित मिसाइल है। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक यानी DG कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संदीप प्रधान। न्यूज में क्यों है? SIA के महानिदेशक संदीप प्रधान को भारत सरकार ने इनके मौजूदा पद पर 2 साल से अधिक का सेवा विस्तार दिया है। 1990 बैच के IAS अधिकारी प्रधान का मौजूदा कार्यकाल 6 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा था, लेकिन मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इनके कार्यकाल में 30 सितंबर 2024 तक का विस्तार कर दिया है। यह संदीप प्रधान को मिला दूसरा विस्तार है। मई 2020 में इनके कार्यकाल में 2 साल का विस्तार पहले किया जा चुका है। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर की स्थापना किस शहर में की जाएगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। कई युद्धों एवं समग्र कामकाज में भारतीय वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करने हेतु चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर यानी विरासत केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह भारत का पहला ऐसा केंद्र होगा। इसे वायुसेना और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार भारत के किस राज्य को मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय विन्स UN अवार्ड। मेघालय सरकार की ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, जिसे शॉर्ट में मेघ EA कहा जाता है, के हिस्से ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक प्रतिष्ठित UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम WSIS प्राइज 2022 जीता है। ITO के महासचिव कौन है? अभी हॉलिंग झाओ ने WSIS फोरम पुरस्कार 2022 में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को विजेता पुरस्कार प्रदान किया। मेघालय ने ऑस्ट्रेलिया, चीन, अर्जेंटीना और तंजानिया की परियोजनाओं के साथ चुनाव लड़ा था और बेस्ट पुरस्कार जीता है। बाकू में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल महिला इवेंट में भारत को कौन सा पदक मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। भारतीय निशानेबाज एलावेनिल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता ने इवेंट में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की। टोक्यो ओलंपियन एलावेनिल वलारिवन के शानदार प्रदर्शन के नेतृत्व में भारत ने स्वर्ण पदक मैच में डेनमार्क को 17-5 से हराया। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम कांस्य पदक मैच में भारत क्रोएशिया से 16-10 से हार गया और कोई पदक नहीं जीत पाया। बाकू अजरबैजान में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 की पदक तालिका में भारत की रैंक क्या रही? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5वीं रैंक मिली है भारत को। भारत ने कुल 5 पदक जीता। एक स्वर्ण पदक की चर्चा हो चुकी है पिछले प्रश्न में। दूसरा स्वर्ण पदक स्वप्निल कुसाले और आशी चौकसे ने भारत को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिश्रित टीम शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने में मदद की। इसके अलावा 3 रजत पदक भी भारत के नाम आए हैं, जिसे स्वप्निल कुसाले, अंजुम मोदगिल और पुरुष राइफल 3 पोजीशन टीम ने जीता है। दक्षिण कोरिया 8 पदक के साथ पहले स्थान पे रहा, जिनमें 5 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक शामिल था। उसके बाद सेकंड पोजीशन अमेरिका, थर्ड पोजीशन फ्रांस, फोर्थ पोजीशन यूक्रेन और भारत रहा 5वें नंबर पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2022 में किस देश को अंतिम स्थान मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपना देश भारत। भारत ने 180 देशों में सबसे कम स्कोर किया है। प्रत्येक 2 साल में सामने आने वाले इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी EPI की 11 श्रेणियों के 40 मानकों में भारत की रैंकिंग कितनी रही? 180। 2022 में भारत ने स्कोर कितना हासिल किया है? 18.9। और पिछले एक दशक में प्रदर्शन में भारत के स्कोर में 0.6 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। रैंकिंग में डेनमार्क को सबसे शीर्ष पर रखा गया है। यहां तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमसे ऊपर का रैंक रखते हैं। किस राज्य में खोजी गई ड्रैगन फ्लाई प्लेटिगोम्फस बेनरिटेरम की एक नई प्रजाति का नाम पूर्वोत्तर में 2 महिलाओं द्वारा किए गए अग्रणी कार्यों के लिए उनके नाम पर रखा गया है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम। इसका नाम नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क की संस्थापक सदस्य मोनिशा बहल और ग्रीन हब की संस्थापक रीटा बनर्जी के नाम पर रखा गया है। इसीलिए यह जो नाम है बेनडिटेरम, दोनों के नाम को मिला के बनाया गया है। यह प्रजाति जो एक एकल नर है, जून 2020 में असम के ब्रह्मपुत्र के तट के पास 2 शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई थी। खोजा गया नर अपने चमकदार पंखों और पेट के आधार पर एक नया प्रजाति प्रतीत होता है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज देने की मंजूरी प्रदान की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8.1%। 12 मार्च 2022 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट पर ब्याज को कम करके 8.1% करने का फैसला किया था। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दरों को कितना से घटाया गया था? 8.5% से घटा करके 8.1% कर दिया गया था। यह 1977-78 के बाद, यहाँ पर देखिए, सबसे कम दर है ईपीएफ की। और ये जो कालखंड देख रहे हैं आप, ये है 1989 से लेके 2001 तक, फर्स्ट क्वार्टर तक, जिसमें ब्याज दर 12% सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। रक्षा मंत्रालय ने अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, यानी शॉर्ट में कहेंगे BDL, के साथ हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र MKI मिसाइलों और संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए 2,971 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अस्त्र परियोजना आधिकारिक तौर पर 2000 के दशक की शुरुआत में परिभाषित मापदंडों और प्रस्तावित भविष्य के रूपों के साथ शुरू की गई थी। 2017 के आसपास अस्त्र मार्क 1 मिसाइल संस्करण का विकास चरण पूरा हो गया था। 2017 से अब तक सुखोई 30 MKI से इसके कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। जून 2022 के पहले सप्ताह में निम्नलिखित में से किसने सेनेगल देश की आधिकारिक यात्रा की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 3 देशों गैबोन, सेनेगल और कतर के दौरे के दूसरे चरण में 1 जून को अफ्रीकी देश सेनेगल पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति ने 3 जून को यूनिवर्सिटी चेक एंताडाओप में उपस्थित लोगों को तिरंगा और तेरंगा, भारत और सेनेगल के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल विषय पर संबोधित किया। निम्न में से किसके द्वारा ऑपरेशन महिला सुरक्षा का आयोजन हाल ही में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेलवे सुरक्षा बल RPF। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 से 31 मई तक अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन महिला सुरक्षा आयोजित किया गया था। RPF ने 7000 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो अनाधिकृत तरीके से महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा कर रहे थे। इस दौरान RPF ने ऑपरेशन आहट, ये भी इसी से संबंधित है, के तहत लड़कियों महिलाओं को मानव तस्करी का शिकार होने से भी बचाया था। एक और प्रोग्राम है मेरी सहेली, उसे भी ध्यान में रखिएगा। ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को उनकी पूरी यात्रा के दौरान बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय पहल है, इसे भी RPF द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति 10 का आयोजन किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय रक्षा सहयोग एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति 10 बांग्लादेश के जसौर सैन्य स्टेशन में 5 से 16 जून 2022 तक आयोजित किया गया। संप्रीति अभ्यास द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है, जो दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता और सहयोग के पहलुओं को मजबूत और व्यापक बनाना है। 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाली बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया में। इसमें मंगोलियाई सशस्त्र बलों के 5 हिल्स पर्वतीय प्रशिक्षण क्षेत्र में एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कमांड पोस्ट अभ्यास और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान मिशन फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास शामिल है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व
लद्दाख स्काउट्स के एक दल द्वारा किया गया है। नोमैडिक एलिफेंट अन्य सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच आयोजित किया जाता है, भारत और मंगोलिया के बीच, ध्यान में रखिएगा। तो ये था खान क्वेस्ट 2022। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजेश गेरा। 31 मई को नीता वर्मा ने अपने उत्तराधिकारी राजेश गेरा को कार्यभार सौंपा। तस्वीर में देख सकते हैं आप। राजेश वर्तमान में NIC के उप महानिदेशक थे। वे इससे पहले NIC में सैटेलाइट नेटवर्क डिवीजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवीजन और आधार प्रमाणीकरण डिवीजन सहित कई प्रमुख डिवीजनों का नेतृत्व कर चुके हैं। NIC भारत का सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत NIC की स्थापना कब की गई थी? 1976 ईस्वी में की गई थी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जुल्फिकार हसन। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जुल्फिकार हसन को 31 अक्टूबर 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी जुल्फिकार हसन दिल्ली में CRPF के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। BCAS के महानिदेशक का पद 4 जनवरी 2022 से खाली है क्योंकि नासिर कमल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया था। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, SL थाउसेन। मौजूदा DG राजेश चंद्रा पिछले साल 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद से SSB प्रमुख का पद खाली पड़ा था। TBP के महानिदेशक संजय अरोरा वर्तमान में SSB का कार्यभार देख रहे थे। 1988 बैच के IPS अधिकारी SL थाउसेन को SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी थाउसेन BSF के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करता है। किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ACB 14400 नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। इस ऐप को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB का फुल फॉर्म हुआ ने डेवलप किया है। इस ऐप को लोगों के लिए राज्य में अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए अनुकूलित किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य अदालत के समक्ष पेश करने के लिए फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करना भी है। एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, नाम है 14400। इसके माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। अभी यह फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसे एप्पल के लिए भी डेवलप किया जा रहा है। हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित फाइनल में दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर इस प्रतियोगिता का रिकॉर्ड 5वां खिताब अपने नाम किया। दक्षिण कोरिया के लिए मंजांग जंग और तायल हवांग ने गोल दागे, जबकि मलेशिया के लिए एकमात्र गोल सैयद चोलान ने किया। भारत ने जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। दक्षिण कोरिया से 4-4 से ड्रॉ खेलने के बाद गोल अंतर के आधार पर भारत फाइनल में जगह बनाने से चूक गई थी। कांस्य पदक मैच में भारतीय टीम के लिए 7वें मिनट में राजकुमार पाल ने मैदानी गोल दागा था। केंद्र सरकार ने देश में विकसित सुपर कंप्यूटर परम अनंत को किस संस्थान में स्थापित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, IIT गांधीनगर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC और IIT गांधीनगर जो कि गुजरात में है ने संयुक्त रूप से परम अनंत नामक एक नए सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है। इसे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में लॉन्च किया गया था। उच्च क्षमता का यह सुपर कंप्यूटर 838 टेराफ्लॉप्स यानी 838 लाख करोड़ गणना प्रति सेकंड करने में यह सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से साल 1972 में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और चिंता की वजह से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी गई। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें 119 देश शामिल हुए थे। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI की स्थापना किस शहर में की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में 7 जून को इस केंद्र का उद्घाटन किया
देश में कई जनजाति अनुसंधान संस्थान है, लेकिन जनजातीय समाज की विविधताओं को जोड़ने के लिए कोई राष्ट्रीय लिंक नहीं था और यह संस्थान इसी लिंक का काम करेगा। हाल ही में चर्चा में रही रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। न्यूज में क्यों है? जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ 2 जून को ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना की अंतिम रिपोर्ट जारी की। इस एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना को भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कैन बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में तैयार किया है। इससे मध्य प्रदेश में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य तथा उत्तर प्रदेश में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के साथ संपर्क को मजबूत करके इस परिदृश्य में बाघों को रखने की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की कितनी शेष बची हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 29.58%। इस बिक्री के तहत कितने करोड़ शेयर बेचे जाएंगे? 124.96 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। इससे मौजूदा मूल्य पर सरकार को 38,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार चालू वित्त वर्ष में पहले ही LIC में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 20,500 करोड़ रुपये जुटा चुकी है। हिंदुस्तान जिंक 2002 तक सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी थी। वर्तमान में वेदांत लिमिटेड की इस कंपनी में 64.92% हिस्सेदारी है, जिस कारण से यह वेदांत कंपनी की एक सिस्टर कंसर्न बन गई है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन, साथ में इंग्लिश में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आप एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। जून 2022 के प्रथम सप्ताह में शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। 1 से लेकर 2 जून 2022 तक गुजरात में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में धर्मेंद्र प्रधान ने PM श्री स्कूल, ध्यान में रखिएगा इसका नाम, PM श्री स्कूल स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना और यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 की प्रयोगशाला होगी। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।